हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि आपके लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य मतलब हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह जो क्लासेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम फुल कंटेंट और ट्रिक के साथ पूरा साहित्य पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम जो तार सप्तक के कवि थे उनको। प्रथम तार सप्तक के जो कवि हैं उनको हम ट्रिक से व जन्म क्रम के अनुसार याद करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अज्ञेय। उनका समय है 1911 से 1987 ईस्वी तक। उसके बाद है रामविलास शर्मा, जिनका समय है 1912 से 2000 ईस्वी तक। उसके बाद है गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका समय है 1917 से 1964। उसके बाद अगले हैं प्रभाकर माचवे, जिनका समय है 1917 से 1991। उसके बाद है नेमी चंद्र जैन, जिनका समय है 1918 से 2005 ईस्वी तक। उसके बाद है गिरजा कुमार माथुर, जिनका समय है 1919 से 1984 ईस्वी तक। उसके बाद है भारत भूषण अग्रवाल, 1919 से 1945 ईस्वी तक। ये है जो प्रथम तार सप्तक के जो कवि हैं वो, और ये सारे क्रमशः हैं। इनको हम कैसे याद करेंगे? अज्ञेय को हम बना लेंगे यज्ञ। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ ट्रिक से याद कर रहे हैं इसलिए। उसके बाद है अज्ञेय को हम बना लेंगे यज्ञ, कि यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगी, मान मिलेगा, नाम बढ़ेगा। कहाँ पे? गिरजाघर में और भारत में। ठीक है, कि यज्ञ राम का करने से मान मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, मान मिलेगा, नाम मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? गिरजाघर में और भारत में। ये हैं जो प्रथम तार सप्तक के जो कवि थे वो सारे जन्म क्रम के अनुसार हैं, और ये ट्रिक के साथ है। आप अगर ये ट्रिक याद कर लोगे तो आपको सबको जन्म याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है इनकी जो रचनाएं हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। तो पहले हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ये थोड़ा टाइपिंग की वजह से दूर चला गया। मतलब कई बार पेपर में जो अज्ञेय जी का पूरा नाम भी आता है, तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में इनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में हुआ था, और यूपी में है। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। उसके बाद है कि जो अज्ञेय जी है वे क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर बम बना रहे थे, जिसमें ये पकड़े गए थे। ठीक है, और जो अज्ञेय जी है वो सामाजिक यथार्थवादी कवि है, और जो नई कविता है उसके शलाका पुरुष कहा जाता है अज्ञेय जी को। और इनकी जो भाषा थी वो थी हिंदी। आगे है कि भाषा समाज व कार्य के संबंध में अज्ञेय के कथन, कि भाषा समाज और कार्य के संबंध में अज्ञेय ने क्या कहा है वो सब उन्होंने पहले कहा है। इनका पहला कथन है कि मैं उन व्यक्तियों में से हूँ, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। ठीक है, ये इनका भाषा से संबंधित है कि मैं उन व्यक्तियों में से मैं हूँ, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। ठीक है, इनका अगला कथन है व्यक्ति समाज से स्वतंत्र है, समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं। ठीक है, उसके बाद है कि काव्य पहले शब्द है, और उसके बाद भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। ठीक है, ये है
भाषा, समाज और कार्य के संबंध में अज्ञे के जो कथन हैं वो। उसके बाद है अज्ञे के संदर्भ में विद्वानों के कथन, इधर अज्ञे आएगा। ठीक है, अज्ञे के संदर्भ में कि किस किस विद्वान ने अज्ञे के बारे में क्या क्या कहा है वो सब। तो सबसे पहले आते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है कि आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंता अज्ञे के कृतित्व में मिलती है। उसके बाद है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने क्या कहा है कि वे अपनी सोच है और वह तकनीकी में आधुनिक है। अज्ञे की प्रकृति में प्रेम में एक विराटता, एकांत और सन्नाटा है। ये बच्चन सिंह का कथन है अज्ञे के बारे में। उसके बाद है विजयदेव नारायण शाही ने क्या कहा है कि प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया, जबकि अज्ञे ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली। ठीक है, कि प्रसाद ने क्या किया था, अनुभूति को दर्शन में घुलाया था। उसके फिर अज्ञे ने क्या किया कि दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने का कार्य किया था। उसके बाद है अज्ञे की जो रचनाएं हैं वो, कि अज्ञे की पहली रचना है भगनदूत। इसका समय है 1933 ईस्वी। चिंत्या 1942 ईस्वी। इतियलम 1946। हरी घास पर क्षण भर 1949। बावराहेरी 1954। इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957। अरि ओ करुणा प्रभा में 1959। आंगन के पार द्वार 1961। अपूर्वा 1965। सुनहले सहवाल 1966। और कितनी नाव में कितनी बार 1967। उसके बाद है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970। सागर मुद्रा 1970। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973। महावृक्ष के नीचे 1977। नदी के बाग छाया तो 1981। ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। ये हैं आगे की जो रचनाएं थी वो। और इनकी जो और रचनाएं बच जाती हैं अन्य रचनाएं वो ये हैं। इनकी अन्य रचनाओं में सबसे पहले आती है असाध्य वीणा 1961। यह एक लंबी कविता है जो हमारे सिलेबस में यूजीसी के सिलेबस में लगी भी हुई है। उसके बाद है कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप, सांप। अगला है जितना तुम्हारा सच है। उसके बाद है शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। अगला है ताजमहल की छाया में, पानी बरसता, सोन मछली, नाता रिश्ता और घर। ये हैं अज्ञे की रचनाएं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा है कि अज्ञे ने क्या कहा है भाषा, काव्य और कार्य के बारे में वो, और किस किस कवि ने अज्ञे के बारे में क्या कहा है उनके कथन में हमने पढ़े हैं। और अज्ञे की जो रचनाएं थी वो। अब अगले कवि आते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का समय है 1912 से 2000 ईस्वी तक। ठीक है, तो रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं रूप तरंग 1956। सदियों से सोए जाग उठे 1988। इस अकाल वेला में 1988। बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1997 ईस्वी। ये है रामविलास शर्मा। ठीक है, तो रामविलास शर्मा की जो रचनाएं हैं उनको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगी कि जो राम है वे रूप तरंग को देख कर सदियों से सोए थे, अब जाग उठे हैं। किसको? रूप तरंग को देखकर इस अकाल वेला में। ठीक है, और हमें क्या मिलते हैं? बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं। ठीक है, उसके बाद है रामविलास शर्मा के बाद है गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका समय है 1917 से 1964 ईस्वी।
ये इनका समय है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, गजानन माधव मुक्तिबोध का। जो गजानन माधव मुक्तिबोध है वो मार्क्सवादी, समाजवादी, अस्तित्ववादी कवि थे। ठीक है। और जो गजानन माधव मुक्तिबोध थे वे गहन अनुभूति व तेज इंद्रिय बोध के कवि कहलाए थे। क्वेश्चन में पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गहन अनुभूति और तेज इंद्रिय बोध के कवि कौन से हैं? तो कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर हमें मुक्ति चाहिए किसी भी चीज़ से तो हमें गहन अनुभूति करनी पड़ेगी और अपनी जो इंद्रियां हैं उनको तेज करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। किसका कवि कहा जाता है? मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध की कविता में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्वान है। ठीक है। कि मुक्तिबोध की कविताओं में क्या क्या विद्वान है? नाटकीयता और रहस्य इनकी कविताओं में मिलता ही है। उसके बाद है मुक्तिबोध के संदर्भ में विद्वानों के कथन कि किस किस कवि ने मुक्तिबोध के बारे में क्या कहा है वो। तो पहले आते हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह ने कहा है, इनका पहला कथन है, यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। ठीक है। ये नामवर सिंह का कथन है कि यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। इनका दूसरा कथन है कि नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। कि छायावाद में जो निराला की स्थिति थी, नई कविता में वही स्थिति मुक्तिबोध की है, वही स्थान। ठीक है। अगला है रामविलास शर्मा। कि रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध के बारे में कहा है, इनका पहला कथन है, मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। कि मुक्तिबोध की जो रचना है अंधेरे में, उस कविता के नायक से अलग करके हम नहीं देख सकते मुक्तिबोध को, यह देखना असंभव है। ये रामविलास शर्मा का कथन है। अगला इनका कथन है, मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। ठीक है। ये दो थे रामविलास शर्मा के कथन मुक्तिबोध के बारे में। उसके बाद हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी के कथन। कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। तो ये कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। उसके बाद इनका अगला कथन है कि अज्ञे और उनके सहयोगी कवि शमशेर बात के कवि हैं। अज्ञे और उनके जो सहयोगी कवि है शमशेर, वो तो बात के कवि हैं। मुक्तिबोध खबर के या भयानक बात के कवि हैं। इसलिए इनकी कविता में नाटकीयता और रहस्यवाद का वातावरण मिलता है। ठीक है। हमने पीछे पढ़ा था कि जो मुक्तिबोध की जो कविताएं थी उसमें नाटकीयता और रहस्यवाद मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इधर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि किस कारण पाया जाता है, वो इन्होंने बताया है। ठीक है। और ये हमने यहाँ पढ़ा था ना, ये किसने कहा था? गजानन माधव मुक्तिबोध रहस्य मुख्य रूप से विद्वान है। ठीक है। तो इधर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने उस कथन जो लाइन थी उसको क्लियर किया है कि क्यों कहा जाता है। उसके बाद है श्रीकांत वर्मा। किसी और कवि की कविता उसका इतिहास न हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। कि इधर श्रीकांत वर्मा ने कहा है कि किसी और कवि की जो कविताएं हैं वो उनका इतिहास न हो, पर मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं वो उनका इतिहास पक्का है। ठीक है। उसके बाद है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने मुक्तिबोध के बारे में क्या कहा है कि मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। ठीक है। कि जो प्रयोगवाद है और जो प्रगतिवाद है उन दोनों का मिश्रण है मुक्तिबोध की कविता में। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी।
किंतु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्ति उन्हें मान्य नहीं है। उसके बाद है निर्मल जैन। निर्मल जैन ने क्या कहा है मुक्ति के बौद्ध के बारे में कि उनकी भाषा अनगढ़ तेजोदीप्त भाषा है। ठीक है। उसके बाद है कि अंधेरे में कविता पर आलोचकों के विचार, कि मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में, उस पर जो आलोचकों ने जो अपने विचार दिए हैं वो, तो सबसे पहले आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने क्या कहा है अंधेरे में कविता के बारे में कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकती स्थापी दस्तावेज है। इसे अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है, कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता स्थापित दस्तावेज है, जिसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। उसके बाद है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि अंधेरे में जो कविता है एक लंबे खंडों में कवि की समस्या तथा समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर जाती है, फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है, उसके बारे में बताया है। उसके बाद है अगला है नामवर सिंह। नामवर सिंह ने कहा है कि अस्मिता की खोज है इस रचना में। अस्मिता की खोज किसने कहा है? नामवर सिंह ने। उसके बाद है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने कहा है अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता है। अंधेरे में जो कविता है वो अपराध भावना का अनुसंधान है और आरक्षित जीवन की कविता है। निर्मल जैन। निर्मल जैन ने क्या कहा है? अंतस्थल का विप्लव। उसके बाद है इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान ने कहा है आत्म संशोधन का अनुसंधान। जो अंधेरे में कविता है उसको कहा है आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। उसके बाद है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे ने लावा कहा है। उसके बाद है मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं वो, इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, जिसका समय है 1964 ईस्वी। अंधेरे में 1964 ईस्वी। भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी। ब्रह्मराक्षस 1957। भूल गलती। अंतःकरण का आयतन। और कहने दो उन्हें जो कहना है। अगली है मृत्यु और कवि। ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं वो सब। उसके बाद है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे का समय है 1917 से 1991 ईस्वी, जिनकी रचना है मेपल 1965 ईस्वी, शौपनभग और अनुक्षण। ये 3 रचनाएं हैं प्रभाकर माचवे की, मेपल, शौपनभंग और अनुक्षण। उसके बाद अगले हैं नेमिचंद्र जैन। इनकी जो रचना है वो है एकांत 1973 और अचानक हम फिर 1999। ठीक है, इनकी रचना है एकांत और अचानक हम फिर। उसके बाद है गिरजा कुमार माथुर। इनका समय है 1919 से 1944 ईस्वी तक गिरजा कुमार माथुर का समय है। इनकी रचना है मंजीर 1941 ईस्वी, नाश और निर्माण 1946 ईस्वी, धूप के धान 1955, शिलापंख चमकीले 1961, जो बंध नहीं सका 1968, भीतरी नदी की यात्रा 1975, छाया मत छूना मन 1978, साक्षी रहे वर्तमान 1979, वक्त के हूँ सामने 1990, मुझे और अभी कहना है 1991, पृथ्वी कल्प और कल्पांतर।
जो गिरजा कुमार माथुर की जो रचनाएं हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी में आती हैं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकेले, जो बंद नहीं सका, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना मन और साक्षी रहे वर्तमान, वक्त के हूँ सामने। बहुत बार आता है, गिरजा कुमार माथुर की है, वक्त के हूँ सामने, मुझे और अभी कहना है, पृथ्वी कल्प और कल्पांतर। ये है गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं। उसके बाद आता है भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल का समय है 1919 से 1975 ईस्वी। ठीक है, इनकी रचना है छवि के बंधन 1941, जागते रहो 1942, मुक्ति मार्ग 1947, ओ अप्रस्तुत मन 1958, कागज के फूल 1963, एक उठा हुआ हाथ 1970, उतना वह सूरज है 1977, अनुपस्थित लोग और अग्निलिख। यह है भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं। इनकी जो अग्निलिख जो रचना है वो बहुत बार पेपर में आती है। तो किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल की। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग, अग्निलिख। ये भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं थी। तो आज हमने पढ़े हैं जो प्रथम तार सप्तक के कवि थे उनको हमने ट्रिक से याद किया और उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको पढ़ा और उनकी जो भी रचनाएं थी उनको हमने सबको क्रम से पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।